तो आपको हम ये जानने का प्रयास करते हैं हम लोग कि आखिर मुद्दा क्या है। बहुत अच्छा सरकार चल रही थी, किसकी? चचा और भतीजे की सरकार थी। चचा भतीजे की सरकार में सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपको मालूम होगा। और ये अच्छा इसलिए भी चल रहा था क्योंकि बातें मिल रही थी, सरकारें अच्छी चल रही थी। अब मुद्दा आता है, मीडिया रिपोर्ट आती है 3-4 दिन पहले, क्या फिर पलटेंगे नीतीश? अब ये सब चीजें लोगों के दिलों की धड़कनों को बढ़ा दिया। भाई मुद्दा क्या है? अब नीतीश कुमार को ऐसे ही पलटू राम कह चुके हैं लोग, है ना। वो चाचा जो बार बार पलट जाए उनका नाम नीतीश कुमार है ना। तो अब हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं स्टेप बाय स्टेप हुआ क्या है। ये न्यूज आया कि क्या फिर पलटेंगे चाचा, यहां तक ठीक है। फिर न्यूज आया कि बिहार में नई सरकार, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये भी वो मुद्दा फंस गया। यानी कि मीडिया रिपोर्ट जो आ रहा था तहखाने में, यानी कि अंदर में राजनीतिक सरगर्मी में कुछ न कुछ हो रहा था, जिसकी भनक मीडिया को लगी। मीडिया उस पर काम करना शुरू की और जानकारी प्राप्त हुआ तो मालूम चला कि कुछ न कुछ मामला पेचीदा हो रहा है, यानी महागठबंधन में दरारें आ रही है। अब मुद्दा आता है कि जब ये सारी सरगर्मी देखते हुए जो आरजेडी के बहुत बड़े नेता हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, उनका नाम है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने मीडिया के सामने में आके कहा कि नीतीश कुमार जी स्पष्ट करें मामला। यानी आरजेडी भी नीतीश कुमार को बहुत कायदे से, है ना, पेच में लेने का प्रयास कर रहे थे और उन्होंने अपना पत्ता खोले बिना, वो तो सबको मालूम है। देखो कभी कभी चीजें मालूम होती है लेकिन बताया नहीं जाता है, बताने के पीछे अपनी अपनी रणनीति होती है। तो इसके लिए हमारे जो आरजेडी के नेता मनोज सिन्हा हैं, उन्होंने कहा कि बताइए नीतीश कुमार जी, स्पष्ट कीजिए कि आखिर मुद्दा क्या है। यहां तक चल गया। अब भाई आने वाला जो समय, कल मामला क्लियर हो गया कि बिहार में खेला हो गया, है ना। ममता बनर्जी ने कहा खेला होबे, है ना। तो बिहार में वाकई में खेला हो गया और चचा भतीजा की सरकार टूट गई। और अब आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, आज देखिए जो मुख्यमंत्री महोदय हैं, ये जो हमारे राज्यपाल हैं, राज्यपाल को शपथ देने पहुंचे हैं। साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, है ना, विजय सिन्हा जी हैं बीजेपी के नेता, और इधर जो है जीतन राम मांझी है ना, विजय कुमार चौधरी हैं जो आरजेडी के नेता थे। अब ये सारे लोग चले गए हैं। अब इस्तीफा देने मान के चलिए नीतीश कुमार जी जा गए हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। तो बताइए बीजेपी के अध्यक्ष क्या करने गए हैं? बात साफ है कि भाई सत्ता में बीजेपी आ गई है, यानी एनडीए रिटर्न, नीतीश एनडीए रिटर्न, बहुत क्लियर हो गया। ये सब चीजें आप बहुत अच्छी तरह से देखते हैं, समझ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा भी आपको देखने में। लेकिन एक बात मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, ये चीजें इतनी आसान नहीं थी, ये चीजें इतनी जल्दी भी नहीं हुई है। लोगों को जो ये समझ में आ रहा होगा कि नीतीश कुमार पांच दिन में ही सारा खेल किए हैं, चाहे 4 दिन में ही सारा खेल किए हैं, ऐसी बात बिल्कुल आप सोच रहे हैं तो गलत है। इसके पीछे की जो सबसे बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा ये है दोस्तों कि जनवरी में जब इंडिया अलायंस की बैठक हुई, आपको मालूम है पिछले साल नीतीश कुमार ने इंडी अलायंस है उसका गठन किया था, और उनके गठन में इनकी नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूमिका रही। बारी बारी से सुनिए और आराम से सुनिए, थोड़ा सा 5-10 मिनट समय दीजिए, बहुत क्लियर हो जाएगा मामला कि आखिर मुद्दा क्या है। तो इंडियन अलायंस जो बनाया था नीतीश कुमार के प्रयास से सभी पार्टियों को एकत्रित किया। इसके बाद 13 जनवरी को इंडी अलायंस का बैठक हुआ। उसमें यह बताया गया कि भाई इंडी अलायंस का जो संयोजक है कोई एक को बनाया जाए। उसमें नीतीश कुमार का आंतरिक इच्छा थी, या उनकी पार्टी के सदस्यों का इच्छा था कि नीतीश कुमार को लीड किया जाना चाहिए वहां। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिहार में महागठबंधन के जो सरकार चला रही थी,
उनके सबसे प्रभावशाली नेता नीतीश कुमार के साथ में जो सरकार बनाए हुए हैं लालू प्रसाद यादव यानी आरजेडी ने कांग्रेस को आगे बढ़ाया, है ना। और इसके बाद बताइए, बिहार में खुद की सरकार चलाने वाले जिसके साथ महागठबंधन है वो नीतीश कुमार को आगे देखना नहीं चाह रही है और वो कांग्रेस को प्रमोट कर रही है। मामला यहां से बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत क्लियर कट बात है। ये मैं 13 जनवरी की बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां से मामला दिख रहा है। उससे पहले भी नीतीश कुमार को ऐसा लग गया था कि ये ज्यादा दिन तक खिचड़ी पकने वाली नहीं है, काठ की हांडी है जो चढ़ गई, देखते हैं कब तक चलती है ना। वही कहानी हुआ। इसके बाद खड़गे जी को बनाया गया, सब कुछ बात हुआ। आगे कुछ ऐसे मुद्दे आए जिसमें माननीय राहुल गांधी जी ने ये बात कह दी कि नीतीश कुमार जी अभी थोड़ा सा रुकिए, ममता बनर्जी का रुख ले लेते हैं। ममता बनर्जी क्या रुख लोगे? ममता बनर्जी तुम्हें भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए बंगाल में ब्लॉक कर दिया, कहा कि आप बंगाल में एंट्री नहीं कर सकते। अब ऐसी सिचुएशन आ गई आपाधापी की, इंडी अलायंस बिखर रहा है। दूसरी बात, नीतीश कुमार को इस बात की समझ आ गई थी कि भाई इंडी अलायंस में सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, भाजपा को हटाने के लिए कोई नहीं सोच रहा है। सबको लग रहा है जहां कांग्रेस जीरो है, अब वहां पे अपनी अपनी सीट की दावेदारी लंबी कर रहा है। कैसे रीजनल पार्टी मानेगा? कसम कस्सी आपस में फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में एक है एमपी, एक सीट था कांग्रेस का, अब वो महाराष्ट्र में 25 सीट मांग रही है कांग्रेस। अब बताइए, वहां पर एनसीपी है, शरद पवार की पार्टी, वहां पे उद्धव ठाकरे भी इंडिया अलायंस में जुड़े हुए हैं। वो कहाँ जाएंगे? उद्धव ठाकरे मान जाएंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। ये सब जो व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इनसिक्योर कर दिया। और इसके बाद एक तो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया ये। दूसरा मुद्दा, बिहार में नीतीश कुमार आरजेडी के साथ कंफर्ट महसूस नहीं कर रहे थे। कैसे नहीं कर रहे थे? आपको देखिए, नीतीश कुमार भ्रष्टाचार पे और इसके बाद जो आपराधिक मामले हैं उसमें जीरो टॉलरेंस की नीति अपनी रखते हैं। अनंत सिंह को जेल मैनुअल में बदलाव करवा के उनको रिलीज करवाया गया। इसमें नीतीश कुमार का सबसे बड़ा हाथ माना गया। लेकिन सच्चाई यह है कि राजद ने, आरजेडी ने जेल मैनुअल में नीतीश कुमार पर, चूंकि महागठबंधन में है आप तो दबाव सहना पड़ेगा, दबाव बनाकर और नीतीश कुमार से, चूंकि गृह विभाग इनके पास है, तो अनंत सिंह और इसमें बाहुबली नेताओं को आगे बाहर निकाला गया। ये सब चीजें बिहार में हो रही है। बहुत सारी बातें हैं जो बहुत ऐसे सरकारी, देखो सरकार जो होते हैं ना वो मुखिया होती है, उसके प्रधान होते हैं मुख्यमंत्री राज्य में, और देश में प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री। सरकार में जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के आदेश पर ही कोई भी व्यक्ति या कोई भी मंत्री अपना काम करता है। कुछ ऐसे मुद्दे हैं, बेशक आरजेडी कोटे के मंत्री थे वो, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो नीतीश कुमार के बिना परमिशन से वो सत्ता चला रहे थे। यानी इनसे परमिशन नहीं लेना, इनसे बातचीत नहीं करना, किसी मुद्दे पर टॉकिंग नहीं करना और अपना डिसीजन खुद लेना। अब ये चीजें नीतीश कुमार को असहज महसूस करने लगी। नीतीश कुमार थोड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, वो नहीं चाहते हमारे स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचे। तो ये स्वाभिमान के साथ ठेस पहुंचा इंडिया अलायंस में, जो इनके अरमानों पे पानी फेर दिया। और कहा जाता है कि दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया है। नीतीश कुमार ने चाहा कि बीजेपी के खिलाफ ही काम करें, और जिसको चाहा यानी किसको, आरजेडी को, कि भाई कम से कम केंद्र में मजबूती के साथ हमारा साथ दें। आरजेडी ने केंद्र में संयोजक बनाने, इंडिया अलायंस के संयोजक बनाने के नाम पर कांग्रेस को समर्थन दे दिया और नीतीश से हाथ पीछे घींच लिया। अब मामला फंस गया यहाँ। यही चीज कांग्रेस के संदर्भ में, इनको लग रहा था कि कांग्रेस को हम बचाने की काम कर रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ सब आदमी मिलकर लड़ेंगे। मुद्दा यहाँ पे उल्टा हो रहा है ना। कांग्रेस इन्हीं को इग्नोर कर रहा है। ये स्वाभिमान की बात थी। दूसरी बात,
बिहार में सरकार चलाई जा रही है, बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं जो मेरे बिना परमिशन के, बिना डिस्कशन के लिए जा रहे हैं, ये इनके सम्मान के खिलाफ थी। भाई नीतीश कुमार ये चीज़ बर्दाश्त करने वाले इंसान नहीं है। अब इनको पलटू राम कहा जाए, पलटू चाचा कहा जाए, पलटी सरकार कहा जाए, बिहार में बहार बा, नीतीश कुमार बा, है ना। 9वीं बार मुख्यमंत्री का शपथ लेने वाले हैं आज, जैसा कि मालूम चला है ना। विभिन्न विश्वस्त सूत्रों से, मीडिया वाले का शब्द है ये, विश्वस्त सूत्रों से अब ये चीजें धीरे धीरे मामला आ रही है। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, ये जितनी घटनाक्रम हुई है ये अचानक की बात नहीं है। लगभग सवा महीना पहले नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा लग गया था कि न इंडिया अलायंस का कोई भविष्य दिख रहा है और न मेरी उसमें कोई विशेष वो है, और इसके साथ साथ बिहार में भी जो महागठबंधन हम चला रहे हैं उसमें भी हमारी जो तवज्जो है वो हमसे बिना पूछे बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। कुछ आपराधिक घटनाएं इधर देखने को मिले हैं, बहुत सारी बातें इंटरनली होती है जो कि ओपन नहीं होता है। नीतीश कुमार जब इस बात को समझे हैं तब उन्होंने बहुत बड़े टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट अधिकारी जो होते हैं उन अधिकारियों से मिलकर बीजेपी को प्रस्ताव भेजा गया। ये एकदम विश्वस्त सूत्र बता रहा है कि टॉप लेवल के अधिकारियों से सीक्रेट मीटिंग किया गया और वो जो है बीजेपी से बात करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब इसीलिए मैं कहता हूं अपने क्लास में कि ब्यूरोक्रेसी का पावर क्या है। ब्यूरोक्रेसी चाहे तो सरकार बना सकती है और ब्यूरोक्रेसी सरकार चाहे तो सरकार गिरा सकती है। ये ब्यूरोक्रेट का पावर है। इसीलिए मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि तुम तैयारी करो। पद जो होती है बहुत बड़ी चीज होती है, पद के बिना कुछ नहीं है। आज एक टॉप लेवल पे बैठा हुआ ब्यूरोक्रेट देखिए बिहार में सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इंटरनली, है ना, और दो सरकार के बीच में यानी कि दो अपोजिट विचारधारा के बीच में फिर से समझौता करवा दिया, है ना। अब कहा जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू नेचुरल अलायंस है ना। हम भटक गए थे, हमको भटकाया गया था इसलिए। खैर एनीवे, तो जो भी हो, मैं बार बार कहता हूं कि ब्यूरोक्रेसी में बहुत पावर होता है, यानी अधिकारी जो टॉप लेवल के होते हैं। मैं बीपीएससी का क्लास जब लेता हूं तो बताता हूं कि ब्यूरोक्रेसी का क्या पावर है, आखिर क्यों बनना चाहिए हमको एसडीएम, डीएसपी या आईएएस, आईपीएस या इतने लेवल के जो अधिकारी है बनने का जरूरत क्या है। आपके पास बहुत सारा पावर होता है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, संवैधानिक दायरे में रह के आप बहुत बड़े बदलाव कर सकते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में भी। और जनता को ये बदलाव जब अच्छा पॉजिटिव महसूस होने लगता है वहीं अधिकारी नेता के बहुत बड़े करीबी हो जाते हैं। ये काम बिहार में अभी देखने को मिला है। अब दोस्तों एक बात समझिए आप, टॉप लेवल की ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से बात हुई। सबसे पहला प्रस्ताव जो है उस ब्यूरोक्रेट के माध्यम से नीतीश कुमार ने बीजेपी के पास भिजवाया, और वो बीजेपी के पास जब ये प्लान भिजवाया तो बीजेपी, देखिए बीजेपी अपना हिसाब जोड़ती है। बीजेपी का इंटरनल रिपोर्ट कहता है कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं तो मैक्सिमम 25 सीट ही बीजेपी बिहार में जीत पाएगी लोकसभा का, और लोकसभा का टोटल कितना है, 40 सीट है। बीजेपी रामविलास पासवान की जो लोजपा रामविलास पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, इन सभी जातीय समीकरण को अगर देखते हैं तो भी उनके हिसाब से ऐसा रिपोर्ट इंटरनल माना जा रहा है कि 25 सीट ही बीजेपी लाने के स्थिति में है। उसमें भी गठबंधन है तो कुछ रामविलास पासवान की जो पार्टी है, चिराग पासवान, वो ले लेंगे, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे और इनको उतना सीट नहीं मिल पाएगा। एनीवे, इनका टारगेट है इस बार बिहार पूरे भारत में 400 प्लस सीट का। अब यहाँ पर 40 में 39 सीट जो इस बार जीते हुए थे पिछले लोकसभा में बिहार में, अब उसमें भी इनको लगभग कितना 14 सीट की कमी नजर आ रही है। और ये इनका मानना है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में दलित के बहुत बड़े नेता है, आप मानना पड़ेगा। देखिए नीतीश कुमार की अपनी पावर है, इसको इग्नोर मत कीजिए। नीतीश कुमार अभी जो जाति जनगणना हुआ है, आपको मालूम है सबसे बड़ा वर्ग जो बिहार में वो पिछड़ा वर्ग का है, और उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादातर पॉपुलैरिटी जो है नीतीश कुमार के साथ है।
दलित महादलित की संख्या है नीतीश कुमार के साथ है। कुशवाहा वोट, कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा, पासवान वोट इनके समय, मैं कास्टिज्म की बात नहीं कर रहा हूं, बट राजनीति की जो गंदगी है और जिसके नींव पर सत्ता में चढ़ी जाती है, कुर्सी बैठी जाती है, मैं उस सच्चाई को बता रहा हूं। बीजेपी ने सोचा कि मेरा जो कोर वोट है वो है नीतीश का दलित वाला वोट, है ना, पिछड़ा वर्ग का वोट, कुशवाहा का वोट उपेंद्र कुशवाहा के माध्यम से, और जो पिछड़े समाज के वोट हैं वो कुछ पासवान के माध्यम से मिल जाएगा, तो हमारी खिचड़ी बन जाएगी और थोड़ी सी धक्का अगर लगाते हैं तो हम 40 में 40 सीटें जीत सकते हैं। ये बीजेपी का अपना अनुमान है। यही कारण है कि नीतीश कुमार इतने पलट गए। अब पिछला वीडियो आप देखिएगा तो अमित शाह कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी यानी जेडीयू के लिए हमारे दरवाजे सब दिन के लिए बंद हो गए, है ना। इधर चाचा कह रहे हैं कि मर जाना मिट्टी में मिलना कबूल है, लेकिन बीजेपी में शामिल होना कबूल नहीं है। कमाल का स्ट्रेटजी था उस समय। तो भैया साल भर में तुम्हारा दिमगवा काहे खोपड़िया पलट गया? सो कारण था स्वाभिमान के खिलाफ नीतीश कुमार के चली गई। और नीतीश कुमार स्वाभिमान को, ये बात तो बंदे में मानना पड़ेगा, बिहार में पिछड़े वर्ग का बहुत बड़ा नेता बन के उभरे हैं ये। लालू यादव एक समय में हुआ करते थे, लेकिन एट प्रेजेंट में नीतीश कुमार इस मामले में बहुत आगे बढ़ गए हैं लालू यादव से। आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। हर व्यक्ति की अपनी ताकत है, उसके अनुकूल ही अपने सत्ता का बदलाव कर रहा है। नीतीश कुमार को मिलाने से बीजेपी को जो नजर आया कि हम 25 से बढ़ के 40 तक जा सकते हैं जाति समीकरण को आधार बना के, और इससे पहला ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है, 39 सीट जीता है बीजेपी ने अलायंस में। दूसरी बात, नीतीश कुमार का जो स्थिति है, नीतीश कुमार को यह लगने लगा कि जो हमने 14-15 सीटें जीती है, हम 5 सीट भी जीत नहीं पाएंगे लोकसभा चुनाव में। ये नीतीश कुमार का आकलन कह रहा है। उनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, है ना, जो दिल्ली में है, केसी त्यागी, वो अक्सर ये बातें बोलते हैं और उनका एक अच्छा एनालिसिस है। बीजेपी से उनका अच्छा ट्यूनिंग भी रहता है। ललन सिंह ने बीच में पार्टी को अपना हाईजेक करने का प्रयास किया और ऐसी कयासें भी लगाई जा रही थी कि नीतीश कुमार के जो पार्टी है जेडीयू, जिसके अध्यक्ष उस समय ललन सिंह थे, ललन सिंह को अपने विश्वस्त बनाकर आरजेडी जेडीयू को तोड़ना चाहती है ना, और नीतीश कुमार से अलग करके एक अलग पार्टी खड़ा करना चाहती है या फिर उसमें मिला लेना चाहती है। इसी कयास के कारण दिसंबर में जो दिल्ली में मीटिंग हुई और इस दिसंबर जनवरी वाले सेशन में जो मीटिंग हुई, उसमें जेडीयू के अध्यक्ष जो है ललन सिंह को जबरदस्ती प्रेशराइज करके पद से हटाया गया और उसकी अध्यक्षता नीतीश कुमार खुद अपने अंडर में ले लिए। ये सारी उसके पीछे की रणनीति थी। और जिस दिन ये हुआ, नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष बने, उसी दिन, उसी के 1-2 दिन बाद बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट से ये प्रस्ताव बीजेपी के पास भेजा गया और बीजेपी ने ये अपना सारा गणित का मूल्यांकन किया और कहा कि कोई बात नहीं है, पलट गए तो पलट गए, फिलहाल लोकसभा चुनाव है, 40 सीट जीतना है, पूरे भारत में 400 सीट का टारगेट है, तो इसके बिना संभव नहीं है। इंडिया अलायंस इससे एक प्लस पॉइंट। दूसरा होगा कि नीतीश कुमार जो पूरे इंडिया अलायंस को जोड़े हुए थे और खुद वो अलग हो जाएंगे, इंडिया अलायंस के मॉरल वैल्यू सीधा डाउन हो जाएगी। अब देखिए ममता बनर्जी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, सपा के साथ अलगे सीट का बंटवारा में मामला फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में 25 सीटें मांग रही है कांग्रेस, जहां 1 सीट उसका अभी एट प्रेजेंट में है जीता हुआ, 25 सीट मांग रही है। वहां पर उद्धव ठाकरे कहाँ जाएंगे, जो राष्ट्रवाद का झंडा, राम झंडा लेके जा रहे थे, और राम का पत्ता तो काट दिया मोदी ने, अब बेचारा कहाँ जाएंगे। एनसीपी कहाँ जाएगी, है ना। इसके बाद वो बचे कहाँ, मामला कहाँ फंसा हुआ है। फिर आप देखिए पंजाब में अकाली दल और बीजेपी जो बरसों से दूर है, वो करीब आने की बात हो रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी से अलायंस होगा कि नहीं, इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि मामला फंसा हुआ है। आम आदमी पार्टी भी अपना अलग राग अलाप रहा है, वो हाई मोरल वैल्यू में है कि भाई पंजाब में हम सरकार बना लिए तो 10 को 15 को तो पूरे भारत में हम जितवाइए देंगे अपना एमपी, एक पावर हमारा हो जाएगा। ये सारी सिचुएशन देखकर बीजेपी ने अंततः दांव खेला यहाँ पे कि अगर हमको नहीं कुछ होता है तो इतना तो आना ही है, आता है। अगर इनका जाति समझ, मैंने कहा अभी पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा बोलबाला है, तो इसके कारण जो है 40 सीट का टारगेट बीजेपी का है। और जिस जाति समीकरण में कुशवाहा देखिए, कुशवाहा, पासवान और इनका जो पिछड़ी जाति से जुड़े हुए थे उसो, और बीजेपी का अपना कोर वोट,
अगर सभी को मिला देते हैं तो बिहार में जाति समीकरण में लगभग 65% वोट का बोलबाला रखते हैं ये लोग। अब बताइए 65% वोट में, है ना, देखिए 20% मुस्लिम वोट और 14% यादव वोट, तो 20% मुस्लिम वोट और 14% यादव वोट में, है ना, इसमें से कुछ वोट, बहुत सारा मुस्लिम वोट जो है नीतीश कुमार के नाम पे जाएगा और यादव वोट जो है बहुत सारे, अभी जो यादव जी को बनाया गया है एमपी में मुख्यमंत्री, इसका प्रभाव यादव समाज ने पड़ा है कि नीतीश कुमार यादव के नाम पर वोट लिया, हमको किया क्या। तो ये सारी चीजें पड़ेगा, इसमें भी टूटेगा और इसमें भी टूटेगा और अंततः जो है ये वाला सेगमेंट, इनको बीजेपी का जो फंडा है वो काफी सफल नजर आ रहा है उनको। और एक तरह देखा जाए समीकरण तो बहुत बेहतरीन समीकरण बनाया है। इन सभी को देखते हुए बीजेपी इतना कच्ची खिलाड़ी तो दोस्तों नहीं है। अमित शाह को राजनीति का, प्रेजेंट राजनीति का चाणक्य माना जाता है, इतना भी आसान नहीं है कि वो ऐसे कर देगा। इन सब चीजों को देखते हुए आज जो है नई सरकार है और बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है और 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। लेकिन दोस्तों नीतीश कुमार राजनीति के अपने अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं और कहीं न कहीं उन्होंने अपने जिंदगी के वसूल के साथ समझौता करके अपने कैरेक्टर में एक दाग लगाया है और वो दाग है पलटू चाचा का। पलट जाते हैं बार बार। आप सोच समझ के कदम उठाइए। जरूरत पड़ता है तो समाजवाद की बात करते हैं और जरूरत पड़ता है तो सेकुलरिज्म की बात करते हैं। जब आपको इस पक्ष में आना होता है लालू गुट में महागठबंधन के, तो समाजवाद की लोहिया की बात करते हैं। जब आपको लगता है कि लोहियावादी समाजवाद हमारा खत्म हो रहा है, तब आप नीतीश को बीजेपी के साथ जाके मिल जा रहे हैं। ये जो अवसरवादी राजनीति है कहीं ना कहीं उनके कैरेक्टर पे सवालिया निशान खड़ा करती है, पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार खुलकर, एक अच्छी बात मुझे लगी, या बहुत ऐसे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार, जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की बात हुई तो उस समय एक प्रोग्राम था, उनकी 100वीं शताब्दी वर्ष मनाई जा रही थी। उस समय में नीतीश कुमार ने ये कहा कि हम तो कर्पूरी ठाकुर के विचार पे चलने वाले लोग हैं और कर्पूरी ठाकुर के पुत्र रामनाथ ठाकुर को राज्यसभा सदस्य आरजेडी ने बनाया, तो हम तो उनके बाद उनके पुत्र को आगे बढ़ाए हैं, लेकिन अपने परिवार का हमने कुछ नहीं किया है। कर्पूरी ठाकुर का मानना है, आपको एक वाकया बता दें, कर्पूरी ठाकुर जब मुख्यमंत्री बने उस समय अपने पुत्र को एक लेटर लिखते हैं। मेरा पिछला वीडियो जो है 26 जनवरी के दिन मैंने रिलीज किया है, उसको पढ़िएगा। उन्होंने अपने पुत्र रामनाथ ठाकुर को लेटर लिखा और कहा कि ये मत घमंड करना कि मेरा पिता मुख्यमंत्री है ना, इससे मेरी बदनामी होगी। क्या तुम चाहोगे कि तुम्हारे पिता की बदनामी होगी? गुरूर बिल्कुल नहीं, शांत स्वभाव से एक सामान्य नागरिक की तरह रह के काम करना है। ये कर्पूरी ठाकुर का अपने पिता को लिखे पत्र में संदेश था। एक और वाकया है उनके जीवन का जो बहुत ही आज की राजनीति में समझना चाहिए। जब वो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के पद पे गए तो उनके करीबी रिश्तेदार लोग नौकरी के लिए पहुंचे कि भाई पद पे हैं तो नौकरी मिल जाए। उन्होंने कहा 50 रुपये निकाल के अपने जेब से दिया और कहा कि जाओ तुम्हारी जो परंपरागत काम है वो काम करके जीवन गुजारो, और नहीं तो जो एलिजिबिलिटी है उसको फुलफिल करो और तब तुम्हें नौकरी मिलेगी। ये व्यवस्था कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा थी। आज की राजनीति में कर्पूरी ठाकुर की विचारधारा तार तार होती नजर आ रही है। और तब कर्पूरी ठाकुर के शताब्दी समारोह पर जब वो बोल रहे थे कि हमने अपने परिवार को कुछ नहीं किया, हम कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पे चल रहे हैं, हमने रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के पुत्र को आगे बढ़ाया, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाया। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री जी जो कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिए हैं, मैं उनका प्रधानमंत्री का तहे दिल से आभार हूं। अब यही तो मामला था जो मामला फंस गया बिहार में। आग तो पहले से लग रही थी, बस चिंगारी का काम किया। लालू यादव को लगा कि वंशवाद के खिलाफ भी बोल रहे हैं और ये हम पे वार कर रहे हैं। उनकी जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया कि अपने गिरवा में कुछ लोग झांकते नहीं हैं। लालू यादव तुरंत बेटी को फोन किया, क्या कर रही हो तुम, मामला खराब हो जाएगा, तुरंत डिलीट करो। तुरंत रोहिणी आचार्य ने अपना ट्विटर अकाउंट से वो जो पोस्ट है वो डिलीट कर दिया। इसके बाद मामला अंदरे अंदरे चल रहा था। मैंने कहा ना कि जैसे 1857 की क्रांति में कारण कई थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारण थे, लेकिन
जो कारतूस का जो घटना है चर्बी वाला, वो तत्कालिक कारण था। सेम उसी प्रकार से आरजेडी और जेडीयू गठबंधन यानी महागठबंधन बिहार सरकार में बहुत बड़ी घालमेल चल रही थी महीने भर से, लेकिन इसका जो प्रस्फुटन है कर्पूरी ठाकुर के ऊपर फूट गया बेचारा। पर कर्पूरी ठाकुर को मिला कर भारत रत्न, और नीतीश कुमार ने वक्तव्य दिया किसके, अपने मतलब ये क्या बोलते हैं वंशवाद के खिलाफ। उनका इशारा कांग्रेस की तरफ था और आरजेडी को समझ में आया कि मेरे तरफ बोला गया है, मामला यहाँ फंस गया और अंततः परिणाम आपके पास है कि मुख्यमंत्री महोदय राज्यपाल को गए इस्तीफा सौंपने आज, और शाम तक फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक की कल शाम में। ऐसा माना जा रहा है कि 128 विधायकों की सूची जिस पर सभी विधायकों का हस्ताक्षर है, नीतीश कुमार ने आज जैसे ही किया है शाम में शपथ लेंगे और राज्यपाल महोदय को 128 विधायकों की सूची समर्थन के साथ बीजेपी आराम से समर्थन कर देगी। एक वाकया और आया, मांझी जी भी कम पलटू राम नहीं है। हाल फिलहाल में सरकार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, हम हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, और उन्होंने भी लगभग अभी तक 5 बार पलटी मार चुके हैं, कभी महागठबंधन, कभी बीजेपी, कभी उधर तो कभी इधर। तो ये एक धक्का देने का प्रयास लालू यादव को राजनीति के कम खिलाड़ी थोड़ी, पॉलिटिकल साइंस में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था अपने ज़माने में लालू यादव ने सोशल इंजीनियरिंग का एक नायाब तरीका निकाला था। लेकिन बीजेपी है भैया, अभी आज के डेट में अमित शाह के दिमाग के सामने में सब फेल है, और नीतीश कुमार खुद बिहार में कमज़ोर नहीं है, माइंड के बहुत सोशल इंजीनियर था वो ऑलरेडी, खुद ही सोशल इंजीनियरिंग में भी महारत हासिल किए हैं, लंबी राजनीतिक कैरियर है उनकी। बस लालू यादव ने ये जो जीतन राम मांझी देख रहे हैं, इनको ऑफर दिया कि मुख्यमंत्री आपको, चाहे आपका 4 ही विधायक क्यों ना हो, मुख्यमंत्री आप बन जाइए, लेकिन नीतीश कुमार को सत्ता में आने नहीं देंगे। साहब इनको डर है, कोई भी आदमी व्यक्ति डूबती हुई नाव की सवारी नहीं करना चाहता है। बीजेपी अभी उगता हुआ सूरज है, उगते हुए सूरज को ढलते हुए सूरज की तरफ कोई जाना पसंद नहीं करता है। महागठबंधन ढलती हुई सूरज है और बीजेपी उगती हुई सूरज है। इसने बहुत चालाकी किया इस बार, अब बड़ा अच्छा तरीका अपनाया इसने, साफ कहा कि मैं किसी भी कीमत पर बीजेपी भाजपा के छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूं। अब नीतीश कुमार ऑलरेडी इसमें आ गए, और इसके साथ साथ राजद की जो ख्याली पुलाव था उस पे पानी फेर दिया बेचारे ने। उनको लग रहा था ये भी पलटने में माहिर है, क्या पता पलट जाए, मुख्यमंत्री का पद होता है। 2013 में इसे ही मुख्यमंत्री बनाया गया था इनको, ये एक्सीडेंटल सीएम बने, तो फिल्म बनना चाहिए, एक्सीडेंटल सीएम बने थे ये। लेकिन ये मामला ये बेचारे इस बार समझ गए, मुझे लगता है काफ़ी मैच्योर हो गए हैं। इनका पुत्र के जो हैं ऑलरेडी पिछली सरकारों में मंत्री रहे हैं, अब पुत्र के हैंड ओवर में है, सब चीज़ें संभव है। समझे होंगे कि मुझे नुकसान है और बीजेपी सत्ता में आएगी, सब जानता है। राम है ना, राम और मोदी बीजेपी को नैया पार करने वाले हैं 2024 में, बस इतना ही समझ लीजिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये सारी घटनाएं हो रही है, इसके पीछे का मूल जड़ समझने का बात कीजिए। 1.5 महीना पहले इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई थी। नीतीश कुमार बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट के माध्यम से बीजेपी के पास ये प्रस्ताव भिजवाई थी, ब्यूरोक्रेट ने ये सारी चर्चाएं की थी। हाल फिलहाल में एक कुछ पत्रकार बोल रहे थे कि उस टॉप ब्यूरोक्रेट से जब मेरी बात हुई, क्योंकि नाम नहीं बोला उन्होंने, क्योंकि प्राइवेसी का मामला आता है, तो उन्होंने कहा कि ये 25 से 28 फरवरी के बीच में सारा क्लियर हो जाएगा। आप देख लीजिए, 25 से 28 फरवरी के बीच में सारा, मतलब 24 तारीख को धुआं उठी, आग लगी तो धुआं उठी राजनीति में, 28 तारीख है ना, सत्ता का फिर पुनर्स्थापना हो जाएगा। यानी कि साफ है कि अगर कोई लोग ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के माध्यम से ये सारी मामला सेटल हुआ था, तो कहीं ना कहीं टाइम जो बताया जा रहा है उसमें भी पूरा सेट बैठ रहा है। बात साफ है कि बिहार में इतनी बड़ी परिवर्तन अचानक नहीं हुई है, 1.5 महीना के अथक परिश्रम का परिणाम है ना। नीतीश बिहार में बहार बा, आप फिर से 9वीं बार नीतीश से सरकार बा, है ना। तो दोस्तों फिर हम ऐसे ही आगे घटनाक्रम होती है, मैं इसके संदर्भ में फिर आपको अपडेट करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, और इसी प्रकार के
पढ़ाई से संबंधित और राजनीति से संबंधित जो भी चीजें आपके लिए जरूरी होगा, किसी विशेष राजनीति के विचारधारा से ऊपर उठकर निष्पक्ष तरीके से मूल्यांकन करना एक आम आदमी की विशेषता होनी चाहिए, ताकि उसको वोट देने में या फिर चुनाव के समय में या कोई राजनेता बरगला ना सके। मेरा उद्देश्य यही है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।